और आइए अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान के साथ TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव बातचीत। छात्रों के हर उन सवालों का जवाब जो इस देश के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। कहते हैं ऑल इज वेल इफ इट एंड्स वेल। तो एक पार्ट तो खत्म हो गया, लेकिन जो रीनीट का इम्तिहान था, ये सिर्फ छात्रों का इम्तिहान नहीं था, आपका भी था, पूरी व्यवस्था का था। किस डिवीजन से पास माना जाए? मैं इस सफल एग्जामिनेशन के लिए सभी विद्यार्थियों का वो शुभेच्छा देता हूँ। उनकी पेरेंट्स का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने व्यवस्था पे भरोसा किया। जो जिला स्तर की सभी नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व जिलाओं में इस परीक्षा को अच्छे से कंडक्ट करवाया। सारे राज्य सरकारों की अधिकारी, सारे राज्य सरकारों की मुख्यमंत्री, राजनीतिक नेतृत्व और भारत सरकार की सभी विभाग जिनकी भूमिका रहा, इसमें दायित्व रहा, और सर्वोपरि भारत की शिक्षा जगत की सभी स्टेक होल्डर्स को मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। देश में जब जब कभी चुनौती आती है, उस चुनौती को देश ने मिलकर कैसे सामना करना, ये रीनीट एग्जामिनेशन उसकी मिसाल रहा है। हमने सभी की सहयोग मांगा, सभी ने हमारी अपेक्षा से ज़्यादा सहयोग किया। सहयोग में शब्द गलत कहूँगा, दायित्व लिया। ये दायित्व का अवसर था, जिम्मेवारी का अवसर था। सबने उस जिम्मेवारी को, सभी प्रकार की भेदभाव को भूल के, राजनीतिक मत पार्थक्य को भूल के, सबने जिन जिन के हाथ में दायित्व निभाने का अधिकार था, जिम्मेवारी था, सबने निभाया। मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ। सर, ये पूछने का वक्त तो चला गया कि कैसे हुआ। अब थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग, जो हुआ उससे क्या सीखा? देखिए, व्यवस्था को और तंदुरुस्त करना पड़ेगा। अनेक सीख हुई। भारत की जो नई पीढ़ी की एस्पिरेशन और उनकी जो मेधा शक्ति बन चुका है, उसको एक ट्रांसपेरेंट और क्लियर पद्धति, उनको सीमलेस पद्धति देने की हमारी दायित्व है। हमें एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हो या एनुअल असेसमेंट की हो, उसकी व्यवस्था की ओर धीरे धीरे जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार की जब अवसर आती है, इसको हमको आत्मसमीक्षा करने के लिए अनेक इन दिनों में राधाकृष्ण कमेटी पिछले दिनों में बनी थी, उसको आगे ले जाती। इस बार की जो चुनौती वाला समय रहा, अनेक अच्छे सुझाव समाज जीवन के अनेक बुद्धिजीवियों का, शिक्षाविदों का, अच्छे अनुभवी प्रशासकों की, आप जैसे बड़े ओपिनियन मेकर की अनेक सुझाव आई है। मैं तो इसको भी स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हूँ। जो लोग हमको आलोचना करते थे, प्रजातंत्र में आलोचना से ही सुझाव आता है। सब आलोचना को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, हम तो कभी नहीं करने वाले लोगों में है। हम उस आलोचना से भी सुधार समझते हैं, उसमें भी क्या रिफॉर्म की रिकमेंडेशन है। इस सारे को समाहित करते हुए एक रोबस्ट, सीमलेस और ट्रांसपेरेंट परीक्षा प्रणाली को अपनाना ही पड़ेगा। ये हमारी दायित्व है। बहुत सारे छात्र और अभिभावक ये कह रहे हैं कि जब 2 साल पहले हुआ था, ऐसा कुछ तो दावा किया गया था कि अगली बार नहीं होगा, और इस बार फिर दावा किया जा रहा है कि ये दोबारा नहीं होगा। कैसे समझा जाए कि अब ऐसा नहीं होगा? देखो, ये तो दावा नहीं है मेरा जी, ये मेरा दायित्व है। हमारे पास उसके कोई विकल्प। सर, सीबीएसई की बात करते हैं। सीबीएसई की परीक्षा और कॉपियों की जांच में काफ़ी दिक्कतें आई, कई छात्र परेशान हुए। आपका टेक इस पर? देखिए, सीबीएसई में इस बार 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए। उसमें हर एक साल परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को एक अवसर दिया जाता है। अगर आप उस मूल्यांकन में आप संतुष्ट नहीं हो, आप उसको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस बार भी उस प्रक्रिया को रखा गया। इस बार सीबीएसई ने एक नई प्रक्रिया अपनाई। शायद अभी ऑफेंड लगता है कि उस प्रक्रिया को थोड़ा जल्दबाजी में सीबीएसई ने यूज किया है, नहीं करनी चाहिए था उसको, और सहमति, व्यवस्था पारदर्शी था, ऐसे एक धारणा बनती है। लेकिन इस कोई भी अच्छा काम को भी इम्प्लीमेंट करते हुए एक सहमति बनानी पड़ती है। सीबीएसई थोड़ा जल्दबाजी किया, उसके कारण कुछ नाराजगी हुई, ज़्यादा बच्चे रिवैल्यूएशन में गए। लगभग उस व्यवस्था को सुधारा गया है। जो 1,68,000 बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए और रीअसेसमेंट के लिए किसी उपाय में अप्लाई किए थे, लगभग उसकी 88% बच्चों के उत्तर जा चुके, प्रश्न समाधान हो चुका है।
बाकी जो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, किसी ने रीवैल्यूएशन को मांगा, रीअसेसमेंट के लिए मांगा, ये सारे को एक एक केस को एनालिसिस करते सीबीएसई चंद दिनों में, पिछले साल जिस समय तक रिजल्ट, पिछले साल जुलाई मिड तक हो गया था, पिछले साल कोई ओएसएम वगैरह नहीं था। इस बार तो इस सारे प्रक्रिया को आने वाले 1-1.5 हफ्ता में पूरा कर लिया जाएगा। जैसे मैं आपने इसको अच्छा कहा कि उसको करेक्ट कर रहे हैं, और थोड़ा अर्ली था उसको लॉन्च करना जो आपने कहा सिस्टम को, लेकिन जैसे एक छात्र ने रीवैल्यूएशन में केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया, नतीजा आया तो फिजिक्स में उसके नंबर कट गए। ऐसी एक और एग्जाम्पल है, एक और छात्रा ने केमिस्ट्री की कॉपी दोबारा चेक करवाई, नतीजा ये हुआ कि वो फिजिक्स में फेल हो गई। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं। नहीं, देखो, ये सारे विषय को आपको थोड़ा सारे विद्यार्थियों के उत्तर सीबीएसई किस इस प्रकार के सारे, मेरे को जो सीबीएसई ने, मैंने भी इसको देखा था सोशल मीडिया में, मैंने सीबीएसई में जानकारी ली, सीबीएसई ने सारे को आउट 1-to-1 करके आउटरीच करके समझाया है। देखिए, सीबीएसई की प्रक्रिया में ग्रेस मार्क होती थी, अभी भी इस बार कुछ इलाका में ग्रेस मार्क मिले। ग्रेस मार्क के कारण जो व्यक्ति फिजिक्स में पहले ज़्यादा नंबर रखा था, केमिस्ट्री में या कंप्यूटर साइंस में कम नंबर रखा था, उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए, अपने एवरेज आउट की बात कर रहे हैं आप रिवैल्यूएशन में उनके नंबर बढ़ा। अच्छा, तो ग्रेस मार्क बढ़ी हुई नंबर पे ट्रांसफर हो गया, तो फिर फिजिक्स के नंबर घट गई। ऐसे सीबीएसई का ये अच्छा, ठीक है, प्रैक्टिस है, ये पॉलिसी है। इसमें फिर वो सीबीएसई फिजिक्स में वो पीछे हो गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस पे क्लैरिफिकेशन दे दिया। सीबीएसई ने इस प्रकार के सभी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप में रिजल्ट निकालने के बाद, डिजी लॉकर में पहुंचने के बाद, जिसकी भी जो क्वारी है सबको समाधान करने का प्रयास किया जाए। बहुत अच्छा है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से, सर, इसीलिए मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगा। कुछ बड़ी ही अपसेट करने वाली तस्वीरें आई, बड़ी मार्मिक तस्वीरें थी। जैसे नीट परीक्षा में एक बच्ची 3 मिनट देर से पहुंची, उसे प्रवेश नहीं मिला। 10 मिनट देर से कोई पहुंचा, उसे अंदर नहीं जाने दिया। बच्चे रो रहे थे, माता पिता परेशान थे। ये थोड़ा सा, देखिए, एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप में था 11 बजे से बच्चों को पहुंचना था, 1:30 तक जो पहुंचेगा उनको एंट्री मिल जाएगा। ये सारे मैं आप लोगों की टीवी के माध्यम से उस दिन देखा हूं, बच्चे पहुंच रहे थे, अभिभावक उनको लेके पहुंच रहे थे। कोई भी व्यवस्था के इंसान, ये एक डेडलाइन होती है, ये पहले भी बच्चों को बताया गया था, एडमिट कार्ड में लिखा है। बच्चे 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड लिए हैं, अभिभावक एडमिट कार्ड को देखे हैं, लगभग 70% बच्चे पहुंच गए। ये नहीं, बच्चों ये सब नहीं होनी चाहिए था, लेकिन एक डेडलाइन के बाद तो मर्यादा और डिसिप्लिन को रखना तो पड़ता है। कुछ बर्निंग पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले, भले ही आपके डोमेन में नहीं है, लेकिन लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई, कई बच्चों की मौत हो गई। आपके ये मामला अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन एज अ शिक्षा मंत्री आप कोचिंग सेंटर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले दिनों में भारत सरकार की शिक्षा विभाग एक पॉलिसी बनाई थी, एक एडवाइजरी सभी राज्यों को दिया था, कुछ राज्य एक्ट भी बनाए हैं। देखो, ये गंभीर विषय है। भारत में ये जो दुनिया नई दिख रही है, उसके ऊपर समाज को वितर्क करनी चाहिए। जिस प्रकार की ये सब ग्रोथ हुई है, ये सारे विषय, एक जो मैंने कहा ना कि कुछ लोग व्यवस्था को अपने उद्देश्य से कब्जे में लेना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तोड़ भी देते हैं कभी कभी। पिछले बार जो 3 मई की जो क्वेश्चन पेपर कंप्रोमाइज हुई, उसकी मूल प्रेरक कौन थे? ये सब समाज को वितर्क करने की आवश्यकता है। ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया, ये विषय डिबेट शुरू हो चुका है। इस डिबेट को समाज को परिपक्व तरीके से करना ही पड़ेगा, उसकी रास्ता निकालना ही पड़ेगा। सर, अब आपसे जो अभी तक बातचीत हुई है, ये लग रहा है कि छात्रों का भरोसा जो है वो जीतने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन क्या राम भक्तों का भरोसा भी जीतने की कोशिश होगी? क्या राम भक्तों का भरोसा कम हुआ है जो अभी हुआ है? देखिए, भरोसा जीता नहीं जाता, ये दायित्व है। फिर मैं कहूँ आपको, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में ये दायित्व में परिवर्तन। भरोसा चुनाव की पहले की विषय था, हमें भरोसा करिए, हम दायित्व लेंगे। हमने आज दायित्व, हम कर्तव्य भवन में काम करते हैं, हमारा दायित्व सेवा करना है। कोई भी व्यवस्था को हमको सुधारनी पड़ेगी। लेकिन जो
राम मंदिर में चढ़ावा है वो चोरी हो जाता है, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, मैं इस विषय को ट्रैक रख नहीं पाया हूँ। मैं अभी जैसे आपने अभी तक जिस विषय में चले, पिछले 1.5-2 महीने में ये शिक्षा की जो चुनौती आई, परीक्षा की चुनौती, उसी काम पे मैं लगा हूँ। मैं इस विषय में मेरे पास कोई स्पष्टता, कोई जानकारी मैं बहुत रख नहीं पाया। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और बहुत क्लैरिटी से आपने बहुत सारे छात्र और अभिभावक ये कह रहे हैं कि जब 2 साल पहले हुआ था ऐसा कुछ तो दावा किया गया था कि अगली बार नहीं होगा, और इस बार फिर दावा किया जा रहा है कि ये दोबारा नहीं होगा। कैसे समझा जाए कि अब ऐसा नहीं होगा? देखो, ये तो दावा नहीं है मेरा जी। ये मेरा दायित्व है, हमारे पास उसके कोई विकल्प है नहीं। 2 साल पहले जो घटना हुई थी, जिसके ऊपर अनेक सुधार भी लाया गया, इसमें 3 मई को जो परीक्षा हुआ, परीक्षा की क्वेश्चन पेपर बनने से लेके उसको प्रिंटिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, परीक्षा केंद्र की पहले बैंक तक ले जाना, बैंक से परीक्षा केंद्र, फिर उसको लौटा के एनटीए तक लाना, उसमें से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। गड़बड़ी क्या हुई इस बार? जिनको हमने भरोसा किया, जो चंद शिक्षक जिनको हमने क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए दायित्व दिया, जिनके समाज की बहुत आस्था, विश्वास और ट्रस्ट था, उन्होंने हमको निराशा किया, धोखा दिया, रक्षक भक्षक बन गए। इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जिनको सब काम से कोसों दूर रहनी चाहिए, वो इस प्रकार के गलत कामों में फंस गए, संश्लिष्ट हो गए। इसको हमें स्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं। इसको इस बार जब हमको जो 6 महीना लगता था परीक्षा को कंडक्ट करने के लिए, सारे तैयारी के लिए, इसको हमने 38 दिन में पूरा किया। पहला काम था इस परीक्षा की प्रश्न पत्र सहज हो, साधारण हो और पारदर्शी तरीके से हो, कोई कंप्रोमाइज ना हो। हमने उन जिन शिक्षकों को हमने काम पे लगा, उनको हमने कहा कि आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, वो रहे। एक आइसोलेटेड प्लेस में बैठ के लंबे समय तक क्वेश्चन पेपर बनाए, उसके बाद भी रहे। इस प्रकार की सैंक्टिटी को इस बार हमने मेंटेन किया है। हमारे पूरा भरोसा है ये प्रक्रिया से जो हमको सीख मिली, जो लर्निंग हुई, व्यक्ति गलती से ही, व्यक्ति एक्सीडेंट से ही सुधार सीखता है, और व्यक्ति को और व्यवस्था को सुधरते रहना ही चाहिए। रिफॉर्म इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और मैं दावा बिल्कुल नहीं करता हूँ, हमारे पास, फिर मैं कहूँ, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। हमको एक सुव्यवस्थित परीक्षा प्रणाली लाना ही पड़ेगा, वो हम लाएंगे। नहीं, जैसे आपने यहाँ पर पॉइंट रखा कि आपने सारे लूप होल्स जो थे उनको दिमाग में रख के एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि वो सारी चीज़ें एक्सपोज ना हो। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो आपने कहा कि सारी चीज़ों को करने की, वही आपको धोखा दे जाते हैं। रक्षक आपने कहा भक्षक बन गए। इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, नहीं, फिर अभी तो बना है ना। देखो, भरोसा तो करना पड़ेगा ना। सामाजिक जीवन में आप ये तो रोबोट नहीं कर सकता है। आगे दिन में एआई कुछ मदद करेगा, लेकिन उसको एआई को चलाने वाला तो मनुष्य रहेगा ना। ह्यूमन इंटरफेस तो रहेगा ही रहेगा। हम मनुष्य को विश्वास करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। उसके अंदर पापी लोग रहते हैं, एक आधा पापी, जो कहते हैं एक बिंदु की विष अमृत को खराब कर देता है। ये हमारी यही अनुभव है। हमको सामूहिक निर्णय करना पड़ेगा, इसे इसको समाज में वितरण करना पड़ेगा। केवल ये परीक्षा कॉम्प्रोमाइज करने वालों, परीक्षा माफिया कौन है? कौन बच्चों को बरगलाता है? कौन बच्चों को एक बार एक अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम पे ढकेलता है? ये सारे एक सामाजिक वितर्क होने की आवश्यकता है। मेरे को इस बार अच्छा लग रहा है कि अनेक लोग, जिम्मेवार लोग, पत्रकारों में भी अनेक जिम्मेवार पत्रकार इस वितर्कों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये समाज के लिए एक शुभ लक्षण है। समाज में, प्रजातंत्र में कोई विषय को एक तरफा नहीं माननी चाहिए, वितर्क होनी चाहिए। वितर्क समाज कर रहा है, परीक्षा व्यवस्था को सुधारें कैसे, और हमारे पास दायित्व है। हम इसीलिए काटघरे में हैं, क्यों? हमको उत्तर हमें देना है। हम उस उत्तर से भागते नहीं है, हमको व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी। क्या अगली परीक्षा ऑनलाइन होगी? क्या उसमें कुछ हाइब्रिड सिस्टम होगा? अभी आपने जिक्र किया, राधाकृष्ण समिति की कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं जो हम देख सकते हैं? देखिए, राधाकृष्ण समिति की एक प्रमुख रिकमेंडेशन था कि इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की भी कुछ चुनौतियां हैं, पेन एंड पेपर की भी कुछ चुनौतियां हम लोग अनुभव किए। लेकिन हमने सरकार की ओर से, ये स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की एनटीए, इन लोगों ने तय हम लोगों ने किया
कि अगले साल की जो परीक्षा होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसको तय किया गया है। उसके लिए जो जो प्रयास करने की आवश्यकता, दायित्व निभाने की आवश्यकता, उसको किया जाएगा। इस बार जब री एग्जामिनेशन हुआ तो पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन एक नई समस्या आ गई और वो था सॉल्वर गैंग, जिसे जो आम जनता है वो मुन्ना भाई गैंग भी कहती है। अब इससे कैसे निपटेंगे? ये सॉल्वर गैंग पहले भी होता था, इस बार सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया। हमें एक पैटर्न ध्यान था, कहाँ ये सब करते हैं, किस प्रकार के लोग करते हैं, इनको कैसे ये एक दो लेयर तोड़ भी सकते हैं, कैसे ये कोई भी लेयर में पकड़ में आए, इसकी हमने व्यवस्था की। इसलिए सॉल्वर गैंग की एक टुकड़े पकड़ा गया है, उनको सफल होने नहीं दिया गया है। इसलिए कहा कि हमको सिर्फ गेम की रूल्स नहीं बदलना है, गेम को ही बदलना पड़ेगा। मैं कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस और पॉलिटिकल सवालों पर भी आऊँगा, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, क्या आपको नहीं लगता है कि एक बड़ी वजह है आउटसोर्सिंग करना? एग्जाम्पल के तौर पे एनटीए ने बायोमेट्रिक जांच का ठेका एक कंपनी को दिया, फिर उस कंपनी ने किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। पेपर लीक मामले के पीछे की वजह भी आउटसोर्सिंग कही जा रही है, और अभी जो हमने देखा है, जो हम सॉल्वर गैंग देख रहे हैं, उसमें कई बायोमेट्रिक स्टाफ पकड़े गए। देखिए, ये सारा विषय को मई 3 की परीक्षा से जोड़ के मैं देखता हूँ। ओके। कई प्रकार की अनामोलीज, विसंगति, अव्यवस्था ध्यान में आई थी, इसलिए तुरंत ही हम लोगों ने इस काम को सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई उसकी तह तक जाए, जड़ तक पहुंचे, जो लोग भी जिम्मेवार, तब भी मैंने कहा था एनटीए के अंदर भी लोग होंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सीबीआई उसको अपना काम करने दो, सीबीआई अच्छा काम कर रही है, इसकी जितना मैंने अखबारों में पढ़ के समझा, सीबीआई सही दिशा में है। सीबीआई की पूरा चार्जशीट आ जाए, रिपोर्ट आ जाए, हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। आई एम श्योर एक सवाल हम सबके मन में है, और ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, मैं आपसे वो थोड़ी सी लिबर्टी लूँगा। एग्ज़ाम होता है, फिर री एग्ज़ाम होता है, 1.5 महीने हमने देखा कि किस तरीके से सब में तनाव था, छात्रों में भी तनाव था, अभिभावकों में भी तनाव था। देश के शिक्षा मंत्री के लिए ये कितने मुश्किल भरे दिन थे? क्या आता था दिमाग में? हाउ टफ वाज इट? देखिए, ये तो मुश्किल, टफ, ये शब्द की ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था, हमारी जिम्मेवारी है। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, लोगों की दया पे, लोगों के विश्वास पे हम इस काम को कर रहे हैं। हम लोगों को विश्वास से खरा उतरने की सिवाय हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। हमने दायित्व लिया, हमने समस्या से मुंह नहीं मोड़ा, इसको स्वीकार किया। हमसे जो अपेक्षा था हमने उसको कर नहीं पाया, लोगों को हमने बताया कि ये हमसे, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं भारत की शिक्षा विभाग के दायित्व में रहने के कारण मैंने इसको स्वीकार किया कि ये दायित्व हमारे भी दायित्व उसको पटरी पे लाना, ट्रैक पे लाना, सुव्यवस्थित करना, लोगों की मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना, बच्चों के मन में कंफर्ट ले आना। बच्चों ने भरोसा किया, पेरेंट्स ने भरोसा किया, सब ने मिलकर एनटीए की द्वारा आयोजित किया गया री नीट परीक्षा में पार्टिसिपेट किए। कुछ लोग तो इस अपेक्षा में थे इस बार भी गड़बड़ी हो जाएगा, फिर भी हम कुछ बहाना बनाएंगे, फिर अव्यवस्था हम खड़ा करेंगे, उनको निराशा होना पड़ा है। मैं उस चीज़ पर भी मैं आऊँगा जिसके ऊपर आपने कमेंट किया अभी, लेकिन बहुत से ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जंतर मंतर, मुंबई, पुणे, लखनऊ, तमाम शहरों में प्रदर्शन करते हैं, हाथ में तख्ती लेते हैं, कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, प्रजातंत्र में भी उत्तरदायी हूँ, कोई मेरा इस्तीफा में हूँ कौन? मैं समाज जीवन में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने भरोसा किया। हम उस हिस्से की हम एक उस व्यवस्था के एक हिस्सा है। बाकी मैं इससे व्यक्तिगत उसको लेता नहीं हूँ। विषय रहा कि जो लोग आपने जिनको वर्णन किया उनके हाथ डफली भी है। डफली वाले देश में कौन है, किस विचार से हैं, जो विचार आज दूरबीन में ढूंढने से भी नहीं मिलता है भारत के सामाजिक जीवन में। थोड़े लोग बचे हैं चुनाव में जो बार बार हारने के कारण उनके मन जो कुंठा आती है, जो भारत की अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करने वाले लोग हैं, भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले जो गैंग है, वही तो लोग हैं सामने। सर, केसी वेणुगोपाल कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है भारत के जो युवा अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके अंदर अब सिस्टम को लेके ट्रस्ट नहीं है, जो बहुत निराश हो चुके हैं।
ये उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। आपका देखिए, तो reaction? ये जिनकी नाम आपने लिए, तो ये कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की बी टीम है। ये 2 टीम बना के देश में अव्यवस्था, अराजकता, डर, भय की वातावरण बनाने के लिए काम पे लगे। सर थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और बहुत क्लैरिटी से आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया, और हम होपफुल हैं कि अब जो भी लूप होल्स बचे हैं, खासकर जो रक्षक हैं वो भक्षक ना हों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। ग्रेटफुल टू यू।